नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य की सीमा को लेकर हिंसक झड़प का आरोप दो राज्यों असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर लगाते नजर आ रही हों। इस हद तक, इस लेवल तक खूनी संघर्ष का मामला जा पहुंचा हो। असम पुलिस के 6 जवानों की मौत के बाद दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्शन के मोड में आ चुका है। मामले को सुलझाने के लिए संवेदनशील इलाके में सीआरपीएफ की 4 टीमों को तैनात कर दिया गया। मिजोरम का जहां एक तरफ कहना है कि सोमवार को एक दंपत्ति असम के कछवाड़ जिले के रास्ते मिजोरम आ रहे थे, लौटते वक्त उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई। इसके बाद बवाल बढ़ता चला गया और नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ असम का कहना है कि यह सब कुछ मिजोरम के एक एसपी की वजह से हुआ है। एसपी ने यह साफ कहा है कि जब तक असम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाता, उनके नागरिक हिंसा को नहीं रोकेंगे। और इसी बात को लेकर ट्विटर पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में एक दूसरे पर आरोप भी लगाते नजर आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि कब तक जारी रहेगा दोनों राज्यों के बीच ये सीमा विवाद, जिसमें पिसते रहेंगे आम लोग। सालों पुराने विवाद पर आजादी के दशकों बाद भी तमाम सरकारें आई गई, लेकिन हल नहीं निकाल पाई। अब मामला खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा। दोनों राज्यों के सीएम आमने सामने, तो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से दखल देने की मांग की जा रही है। क्या करेगी केंद्र सरकार? कैसे निकालेगी समाधान? कैसे थमेगा ये बवाल? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और ऐसे में इस मामले पर सवाल खड़े होते हुए मसलन सालों का असम मिजोरम सीमा विवाद कब होगा समाधान? कैसे होगा समाधान? क्या समाधान के लिए हिंसा ही आखिरी रास्ता है? जिस तरह से सालों से, दशकों से, तकरीबन 100 साल से भी पुराना ब्रिटिश काल के समय से ये विवाद चलता आ रहा है। अब खूनी संघर्ष तक जिस तरह से मामला पहुंचता नजर आ रहा है, दोनों राज्यों के बीच इस सीमा विवाद के चलते आम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आखिरकार कब तक? किस राज्य ने किसकी जमीन पर कब्जा किया है? आरोप तो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आजादी के 74 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक क्यों नहीं सुलझा ये बवाल? क्यों नहीं सुलझा ये मसला? ये भी बड़ा सवाल है। दोनों, हम बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, दोनों की ही सरकारें रह चुकी हैं देश में, लेकिन आज तक इस विवाद का समाधान कोई निकल नहीं पाया। सीमा विवाद में आम लोग आखिरकार कब तक हो परेशान, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या केंद्र निकालेगा अब इस विवाद का समाधान? निकालेगा तो कैसे निकालेगा? क्या कुछ रणनीति रहेगी? फिलहाल आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है राजपूत जी आपका। के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, और रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत के विक्रम राव आपके साथ मैं करना चाहूंगी। असम और मिजोरम के बीच का ये सीमा विवाद है क्या? क्यों है? क्या कोई इसका समाधान निकालने की आज तक कोशिश हुई है? हुई है तो निकल क्यों नहीं पाया है समाधान? क्या लगता है आपको? क्या आगे संभावना नजर आ रही है? कोई हल निकल पाएगा या यूं ही लोगों की जान जाती रहेगी, खूनी संघर्ष होते रहेंगे? शिल्पा, आपके सवाल के जवाब में इतनी सूचना जरूर दे दूं आपके श्रोताओं को, दर्शकों को, कि अमित शाह ने सबको, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया है दोनों राज्यों के दिल्ली बातचीत करने के लिए। क्या समाधान हो सकता है? दोनों प्रदेशों के, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, क्योंकि दोनों एनडीए के, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्य हैं, मिजोरम का भी और असम के तो बीजेपी के ही। इनसे बात की उन्होंने कि एक ही दल के लोग, एक ही संगठन के लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये बातें। और 50 लाख का मुआवजा दिया गया है मरे हुए पुलिस वाले परिवार को, घायलों को 1 लाख दिया गया है। ये तो अभी जो मुझे मेरे साथियों ने खबर दी है दिल्ली से मुझको, वो आपको बता, और गुवाहाटी से, वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपके सवाल जो आप मुद्दा उठाया, मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ शिल्पा। आपने कहा ये क्यों हल नहीं हुआ अभी तक? आप ये तारीखें याद कीजिए इतिहास की। 1971 में इंदिरा गांधी से लाल डेंगा मिले थे, तब तय हुआ था कि ये केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, यूनियन टेरिटरी बना।
उसके बाद राजीव गांधी ने इसको राज्य का दर्जा दिया 1986 में। तो 1971 15 साल बाद 86 माँ बेटे प्रधानमंत्री रहे और मिजोरम का मसला क्यों हल नहीं कर पाए, असम से, उधर त्रिपुरा से और बांग्लादेश से तो कर आए ही, इन राज्यों से, इन राष्ट्र से इनका सीमा विवाद है। बांग्लादेश से खासकर जुटा है और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज आते मिजोरम, वहीं से वो असम चले जाते हैं, वो भी उनको शिकायत है। त्रिपुरा में भी बंग भाषी लोग रहते हैं। तो ये सारा जो घाल मेल हुआ है इतने वर्षों से, दो खास के ताकतवर प्रधानमंत्री थे, लोकसभा बहुमत उनका था, वो क्यों नहीं हल कर पाए, एक सवाल। दूसरा, ये दोनों जब बीजेपी के एनडीए के मेंबर हैं तो ये आपस में झगड़ने की ज़रूरत क्या थी? क्या बीजेपी के अंदर ही दो गुट हो गए हैं? ये एक मसला उठता है, ऐसी नौबत क्यों आई? हालांकि नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही विचारधारा के, दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा के, तो उनकी पुलिस को लड़ने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन यहाँ थोड़ा मैं और बाकी साथियों को बोलने में बताऊँगा, ये शुरुआत हुई है, ये 1500 साल पहले चीन से मिजोरम में ये आए थे, मंगोलियट लोग थे, लोग चपटी नाक वाले मिजोरम आए और ये सही मायने में जो माओ सेतुंग दावा करते हैं सब उनके इलाके हैं, ये अरुणाचल और मिजोरम, मेघालय वगैरह, ये वहीं से शुरुआत होती। यांगुला नदी के किनारे से 1500 साल पहले आए थे। तो समस्या बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज़ चाय बागान वाले आए यहाँ मिजोरम में, चाय बागान लगाया और गुलाम बना के रखा वहाँ के आदिवासियों को, बहुत परेशान किया, शोषण किया, 18 घंटे काम करना और चवन्नी अठन्नी देना उनको मेहनताना, इस हालत से शोषण हुआ। वो शोषण परंपरा आती रही, सरकारें बदली गई। लालथन हवला नाम का बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री हुआ, प्रगतिशील था, जनवादी था, कुछ नहीं कर पाया वो। तो ये सब अगर एक हम समग्रता की दृष्टि से देखें शिल्पा सब चीज़ों को, तो बड़ा दुख होता है कि हर मुख्यमंत्री हाल कर सकता था अगर इच्छा शक्ति होती। इच्छा शक्ति के अभाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, ये लोग इसको समस्या को हल नहीं कर पाए और आज लाशें गिरी पुलिस वालों की, रक्षकों की। शिल्पा, ठीक है। रवि पाराशर, आप इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद को किस तरह से देख रहे हैं? इतना पुराना ये विवाद, तमाम सरकारें आई गई लेकिन हल नहीं निकाल पाई, कब तक सर? और कब तक लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? देखिए शिल्पा, लोगों की जानें तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में नहीं जानी चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक समस्या के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात है तो विक्रम साहब ने बहुत डिटेल में जाके बताई हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि अभी भी अगर ये हिंसक झड़प, खूनी झड़प नहीं हुई होती तो शायद इस समस्या की ओर देश का ध्यान नहीं जाता और बहुत सारे लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें जो सीमा विवाद जब भी एक शब्द इस्तेमाल होता है तो हमें अमूमन जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि एलओसी पाकिस्तान के साथ या पीओजेके वाला मसला होगा या फिर चीन के साथ एलएसी वाला मसला होगा। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना पुराना जो जमीन का झगड़ा है हमारे देश में ही चल रहा है और हम अनेकता में एकता के सूत्र वाक्य के बहुत प्रबल पक्षधर हैं। हमारे लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम का हम विचार पूरी दुनिया को देते हैं। लेकिन अपने देश में आज़ादी के 7 दशक बाद से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद हम ये जो झगड़े हैं, अंतर्राज्यीय जो झगड़े हैं, इनको निपटा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं मुझे शिल्पा लगता है कि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी रही है और ख़ास तौर पर अगर पूर्वोत्तर को देखें तो पूर्वोत्तर को लेकर जो अभी तक की केंद्र सरकारें रही हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ की समस्याओं को सुलझाने पर, वहाँ जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं उनको आसान बनाने पर ध्यान नहीं रहा है। 2014 के बाद से हमने देखा है कि केंद्र सरकार का पहली बार बहुत ज़्यादा फोकस पूर्वोत्तर पर रहा है, पूर्वोत्तर के विकास पर रहा है। और जो ये विवाद जिसकी वजह से खूनी झड़प हुई जिसमें 6 पुलिसकर्मी हमारे ही
एक राज्य के शहीद हुए, 70-80 लोग घायल हुए बुरी तरह से, और एक तनाव उस इलाके में पूरी तरह से व्याप्त हो गया है, पैदा हो गया है। केंद्र सरकार ने प्रयास किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये विवाद अब इस रक्त रंजित पराकाष्ठा पर अगर पहुंच रहा है, बिल्कुल, तो इस तरफ केंद्र सरकार को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और दोनों राज्यों की सरकारों को भी इस दिशा में उचित कदम उठाने की जरूरत है। और ये विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को हम कहते हैं कि पूरे पराक्रम, भारतीय पराक्रम के साथ हमने पीछे खदेड़ दिया, पाकिस्तान को हम अपनी सीमाई विवाद को लेकर, और हम राज्य विवाद को सुलझा नहीं पा रहे, और राज्यों में हम ये स्थितियां कर रहे हैं। शिल्पा, ये एक पूर्वोत्तर का एक अकेला मसला नहीं है। असम के साथ इस मसले के साथ साथ बाकी जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनके साथ भी जो जमीनी विवाद है, उनको मुझे लगता है पूरी समग्रता के साथ अब हल करने की जरूरत है। और न केवल पूर्वोत्तर, बल्कि आप देखिए भाषाई स्तर पर कर्नाटक और बेलगाम जो सीमा विवाद है महाराष्ट्र के बीच है, अभी जनवरी में, पिछली जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये कहा कि हम जो मराठी भाषी बेलगाम के लोग हैं उनको महाराष्ट्र में मिला लेंगे। तो इस तरह के जो जितने भी विवाद हैं, मुझे लगता है कि अब पूरी वरीयता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ भारतीय लोकतंत्र की सेहत और अच्छी करने के लिए इन विवादों का हल बहुत जरूरी है। हल बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल मूल फिर वही उठ जाता है कि हल होगा तो कैसे होगा और कौन करेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आते हुए, सर, यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताई गई है, जिस वजह से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो, विवाद जो का त्यों बना हुआ है कि यूं कहा जाए कि अब बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? साथ ही दोनों राज्यों की जिद का ही ये नतीजा है क्या जो सोमवार को इस तरह से खूनी संघर्ष की तस्वीरें हमने देखी, जिसमें 6 पुलिस वाले शहीद हुए? शिल्पा जी, कांग्रेस का नाम घसीट लेना तो आजकल पत्रकारों का एक फैशन हो गया है। वो चाहे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हों या कनिष्ठ पत्रकार हों, पता नहीं 2014 के बाद ये किस तरीके की बात आ गई है कि समानांतर जो जिस समय वर्तमान की सत्ता पर बात न करके कभी इतिहासजीवी हो जाते हैं सारे पत्रकार और कभी भविष्यजीवी हो जाते हैं। वर्तमान की सरकार को न कुछ कहने की हिम्मत कर पाते हैं, न हौसला है, न हैसियत है, वरना फिर वो इनकम टैक्स ब्रजेश मिश्रा की तरीके से छापा पड़ने का डर रहता होगा। खैर, हम अब आपको इसकी पूरी वो बात बताएं, अगर आप ध्यान से सुने तो। जी, एक बात, पहली चीज कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2014 से और आज तक ना तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षित है। कल आप देखिए डेपचौंग में चीनी टेंट पाए गए हमारे हिस्से में। आपने सारा का सारा पेंगोंग से लेक में, टीएसओ में, साउथ ऑफ पेंगोंग से में जिस तरीके से हमारा विवाद हुआ है वो भी आपके सामने है। हमारे हिस्से पे किस तरीके से चीनी एग्रेशन हुआ है वो भी आपके सामने है। और अब अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सदारत में हमारी राज्य की सीमा भी सुरक्षित नहीं है। जो कहने वाले हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, उनको एक ही जवाब में दे दूं कि 1948 से आज तक क्या कांग्रेस ने कोई खूनी संघर्ष होने दिया क्या इंटर स्टेट काउंसिल्स में? आपने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नेडा बनाई थी, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी 2 दिन पहले आदरणीय होम मिनिस्टर, सर्वशक्तिमान होम मिनिस्टर, जिनको ये कहने में डर रहे हैं दोनों पत्रकार, वो उनके शिलोंग में थे और वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे और मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। हेमंत बिस्वा शर्मा का चीफ सेक्रेटरी भी था वहां पर और मिजोरम के मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी भी था। और पहला ये विवाद में फ्लेयर अब 10 जुलाई को हो चुका था। ये लोग क्या वहां घुइयां छील रहे थे? ये लोग क्या वहां पर बात नहीं कर सकते थे? कि अमित शाह जी की जिम्मेवारी नहीं थी कि इस टेंशन को डिफ्यूज करें? लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी उनसे पूछने की, उन लोगों का हिम्मत नहीं होगी उनसे इस्तीफा मांगने की। इन लोगों का अभी आप बताइए, अभी कहने लगे कि साहब नेग्लेक्टेड रहा। नागा अकॉर्ड किसने किया भाई? मिजो अकॉर्ड किसने किया? असम अकॉर्ड किसने किया? क्या हमने नेग्लेक्ट किया? हां, हमने हेडलाइन नहीं बनाई, हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं किया। के विक्रम साहब इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये मतलब डायनामाइट केस वाले के विक्रम साहब हैं, हम लोग इनको पढ़ के बड़ा हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी इधर उधर की बात कर देना, हमें तो उम्मीद रहती इन जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से कि कम से कम सच बोलेंगे। आइए सच बोलिए और बताइए कि कछार डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम क्या है।
आइए सच बोलिए कि आपस में इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ है कि राज्य सरकार दोनों भाजपा की है और राष्ट्रवादी जो सो कॉल्ड आप कहते हैं उन राष्ट्रवादियों की सरकार है। इन लोगों ने बात करने की हिम्मत नहीं की आपस में, क्योंकि ये चुनावी चौसर बैठाना चाहते हैं। ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, देश नहीं चलाना चाहते। ये लोग देश में देश की समस्याओं को सॉल्व नहीं करना चाहते, कभी कांग्रेस के कंधे पर रखना चाहते हैं और कभी भविष्य के कंधे पर रखना चाहते हैं। वर्तमान की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते। और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार पराशर साहब हो, जवाब चाहे के विक्रम साहब हो, बीजेपी ये इनको राहुल सच का आईना नहीं दिखाना चाहते हैं। राहुल जी जवाब दीजिए, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल की जो ताजा स्थिति है सर पूरे देश के सामने है। और आप लोग बार बार हर जगह डबल इंजन की जो बात कहते हैं, यहां तो मुझे ट्रिपल इंजन नजर आ रहा है। दोनों राज्यों में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है। सर कम से कम अब तो उम्मीदें लगाई जा सकती है ना कि इस विवाद का कोई हल निकल पाए। अमित शाह के दौरे के 2 दिन बाद ही इस तरह के खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आना क्या दिखाता है ये? शिल्पा जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि रोपे पेड़ बबूल के आम कहां से हुए। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो बबूल के पेड़, चाहे वो चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, उड़ीसा में हो, पूरे जगह पे, या उग्रवाद का मामला हो, हर जगह जो इन्होंने बबूल रोपे हैं ना, इन्होंने जो बबूल के कांटे रोपे हैं, आज वही कांटे बड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय सीमा की तो हो ही नहीं रही है। नहीं शिल्पा जी, राज्यों के बीच ये जो सीमा विवाद है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ये अब मामला क्यों नहीं सुलझ रहा? क्यों आखिरकार लोगों की जान वहां पर जा रही है, पुलिस वाले वहां पर शहीद हो रहे हैं? क्या ये असम और मिजोरम की समस्या 2014 के बाद आई है? क्या ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के? लेकिन 2014 के बाद आपकी सरकार तो आई, क्या चाइना कम से कम कोई समाधान तो निकालते। ये खूनी संघर्ष ना होने पाता, कोई रास्ता तो निकालते। आप एक पत्रकार हैं, आपकी समझदारी पूरी तरह से, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। पिछले 6 साल में पूरी एक मंत्रालय बनाकर जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है, जिस तरह से वहां पर विकास के बयान बहाए गए हैं, वहां बॉर्डर तक रेल पहुंचाई गई है। सबसे वहां पर नागा विवाद, वहां पर बोडोलैंड विवाद, तमाम तरह की विवादें थी। नॉर्थ ईस्ट तो आप एक सेकंड राहुल जी ये जो मामला सामने आ रहा है, ये पूरा विवाद जो खूनी संघर्ष का रूप ले चुका है, सुनिए तो सही राहुल जी, खूनी संघर्ष की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरह से आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो भी पूरा देश देख रहा है। ट्विटर पर सार्वजनिक है, कोई भी पढ़ सकता है इनका ट्वीट। ऐसे में क्या आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? सीधे सीधे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग की जा रही है, पीएम मोदी से दखल देने की मांग की जा रही है। ये चल क्या रहा है सर? क्या अमित शाह फेल साबित हो रहे हैं? मामलों को दोनों मुख्यमंत्रियों को बात करके सलटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो सवाल उठ रहा है। पिछले 2 दिन की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पे केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय पूरी तरह से सजग है। और जैसा कि हमारे एक वरिष्ठ जानकार अभी बता रहे थे, उन्होंने जो बताई बातें कि केंद्र सरकार के तरफ से, गृह मंत्रालय के तरफ से दोनों राज्यों के साथ बैठकर इसका फैसला निकालने, इसका हल निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि ऐसे की ये कोशिश सर वो अस्थायी दौरे के खत्म होते ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई, एक दूसरे को मानो चैलेंज कर रहे हो असम और मिजोरम। वो बबूल का पेड़ रोपने लायक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल में किया क्या? सिर्फ देश के अंदर बबूल रोपे हैं। अरे चलिए एक सेकंड को मान लेते हैं, कुछ नहीं किया। इसी उम्मीद के साथ तो जबरदस्त प्रचंड बहुमत आप लोगों को दिया था ना। राहुल त्रिवेदी जी, आप इस बात को स्वीकार करेंगे? 1% को आपकी बात मान लेती हूँ, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है। तो भाई 2014, 2019 प्रचंड बहुमत आपको फिर किस आधार पर मिला? इसी आधार पर ना कि कांग्रेस ने जो नहीं किया हम करके दिखाएंगे। अगर आप भी नहीं करेंगे तो फिर आप, हाँ बोलिए। शिल्पा जी, पिछले 7 साल में जिस तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास चलाई गई है, जिस तरह से वहां की एक एक समस्याओं को हल करने का पूरे प्रयास किया गया है, केंद्र के तरफ से एक स्पेशल मंत्रालय बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए। आज आप देखें, आज अरुणाचल प्रदेश जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश है, वहां तक न सड़क थी न रेलवे लाइन थी, आज वहां पर रेलवे लाइन तक चला गया है। आप मिजोरम का डेवलपमेंट देख लें, आप मेघालय का डेवलपमेंट देख लें, आप सिक्किम का डेवलपमेंट देख लें, आप नागालैंड तक पहुंच जाए। बोडोलैंड का विवाद,
जो बोडोलैंड वाले अलग राज्य मांग रहे थे कि हमें बोडोलैंड प्रदेश मांग रहे थे, देश मांग रहे थे, नागालैंड के लोग जो नागा आंदोलन है, आज वो सारे आंदोलन को कहीं ना कहीं उनको शांत कर दिया गया है, कहीं ना कहीं उसको सुलझा दिया गया है। ये विवाद भी जो है वो सुरेंद्र राजपूत जी, और मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। मुस्कुरा रहे हैं आप? सिर्फ असम और ठीक। मिजोरम नहीं, हाँ। बल्कि वहां पर बाकी राज्यों के साथ भी जो विवाद है उसे भी हर सर हाल में सुलझाया राहुल जी, जाएगा। मात्र कह देने भर से क्या होता है सर? जो तस्वीरें हकीकत को बयां कर रही है, लोग तो उस पर सवाल करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी का मैं एक बार रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आती हूं। जी, मैं तो देखिए यहाँ पर हमने कहा ना, हम तो पढ़ लिख करके, मैं पराशर साहब को नहीं जानता लेकिन विक्रम राव साहब को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि इनको पढ़ लिख करके हम लोग बड़े हुए हैं। मिजोरम में लाइट नहीं थी या मिजोरम में सड़क नहीं थी, ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा थी कि नहीं थी। रेलवे लाइन कहां से कहां तक थी आप उन्हीं से पूछ ले। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है जी। मेरा सिर्फ इतना, बोडो अकॉर्ड किसने किया ये भी इनको नहीं मालूम, भाजपा के प्रवक्ता को, और मिजो अकॉर्ड किसने किया ये भी भाजपा के प्रवक्ता को नहीं मालूम। इन्हें तो ये तक नहीं, एनएससीएन के अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाएंगे ये बगैर गूगल किए हुए। तो इन लोगों से क्या बात करें, चूंकि इन लोगों को खाली किसको कहते हैं ना कि इधर उधर की बात करनी आती है। सच बात यह है कि विवाद सुलझाना एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, और जब तक विवाद न सुलझे तब तक एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति ना पैदा होने दे कि वहां खूनी संघर्ष हो। हमारे दो भाई लड़ रहे हैं, मिजोरम की तरफ से भी हमारे भाई हैं, आसाम की तरफ के भी हमारे भाई हैं। भाई क्यों लड़ रहे हैं? इसको डिफ्यूज करने का काम तो हमारे अभिभावक का, यानी केंद्र सरकार का, यानी नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह साहब का है। अगर ये लोग 2 दिन पहले ही वहां शिलोंग में क्या नाम नेडा की बैठक में थे, तो आखिर कारण क्या थे कि ऐसा विवाद फ्लेयर अप हो गया? मशीन गन चल रही है आपस में, कोई 2 देश थोड़ी लड़ रहे हैं, 2 राज्यों के बीच में मशीन गन चल रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? बायां हाथ कटेगा तो मेरा कटेगा, दाहिना हाथ कटेगा तो मेरा कटेगा। और भाजपा के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं, बबूल फूल पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। राहुल जी जवाब दीजिए, 2 भाइयों के बीच की इस लड़ाई में नुकसान चाहे जिसका भी हो, असल नुकसान तो देश ही का हो रहा है ना। सबसे बड़ी बात शिल्पा जी कि कांग्रेस और भाजपा में सबसे बड़ी नीतिगत जो अंतर है ना, भाजपा विकास की राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी जो विनाश की और घमंड की राजनीति करती है। और जिसकी जैसी नियत है वैसी बुरकत दिख रही है पूरे देश में। आज कितने गर्त में चली गई है कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे ही घमंडी लोगों के कारण, ऐसे ही फिजूल खर्ची की बात करने वाले लोगों के कारण। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मामले के समाधान पर आते हैं ना, आगे की उम्मीदों पर आते हैं ना। कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे? आगे के समाधान पर आते हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जय विक्रम राव, क्या उम्मीदें आगे फिलहाल? आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस के बीच चलता रहा है, चलता रहेगा, इसका कभी कोई एंड नहीं आने वाला। लेकिन क्या लगता है आपको मामले का समाधान निकल पाएगा? मीटिंग्स पर मीटिंग्स करने की बात तो कही जा रही है, मामले में दखल देने की बात भी कही जा रही है। राहुल जी सुन लीजिए, जब मैंने आपको समय दिया था तो आप बस ब्लेम गेम के चक्कर में फंसे रहे, कांग्रेस को कोसते रहे। सर, कांग्रेस को कोसने से आगे बढ़कर भी कुछ सोचिए जरा। आपको जो प्रचंड बहुमत मिला उसकी जवाबदेही जो आपकी बनती है उस पर भी जरा आ जाइए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विक्रम राव से मैंने सवाल किया है, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। विक्रम जी, कोई उम्मीदें बनती हुई, कोई समाधान होता हुआ? क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है, केंद्रीय गृह सचिव और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच मीटिंग होनी है नॉर्थ ब्लॉक में, उम्मीदें जगती हुई, कोई समाधान निकल पाएगा? शिल्पा जी, आशावादी हम लोग हैं, जरूर निकलेगा, देश हित में निकलेगा। लेकिन मैं आपको शिल्पा जी इधर बता दूं, क्योंकि मैं पढ़ता लिखता हूं और अध्ययन करके आता हूं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टिंग है, मुझे सिखाया गया है, प्रशिक्षण हुआ था जिम्मेदारी का। जरा सुनिए मेरी बात आप ध्यान से। ये सवाल, एक लैलापुर एक जगह है बांग्लादेश मिजोरम बॉर्डर में, वहाँ से बिना वीसा के लोग आते जाते रहते हैं। लैलापुर के लोग पहुँचे और असमियों पर उन्होंने मारा उनको। अब लैलापुर क्या है, मैं वर्णन विस्तार नहीं जाऊँगा, सब जानते हैं किस प्रकार बांग्लादेशी लोग कलकत्ता में ठहरे, सब जानते हैं, कोई छुपी बात नहीं है। किस प्रकार सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस के प्रचंड मुख्यमंत्री ने हटाने की कोशिश की थी, सफल नहीं हुए।
लैलापुर से मारा गया, इन लोगों को फेंका गया, सब चीजें, ये तथ्य है। जिम्मेदार असम ट्रिब्यून, सेंटिनल अखबारों का जो मैंने पढ़ा है, हमारे साथियों ने बताया है, रिपोर्टर साथियों ने। एक बात। दूसरा, याद रखिए, लैलापुर बता रहा हूँ, नाम ले गए। दूसरा, ये किसने क्या किया, कांग्रेस जरूरत इसे कहने की। मिजोरम क्या था, एक द्वीप था असभ्यता का, विकासहीनता का, लूट चलती थी अंग्रेजों की, अंग्रेजी टी प्लांटर्स के बाद में जो वहां से ये राजस्थान के पहुंचे व्यापारी लोग, सर ये जो उन लोगों ने लड़ाई किया। दो अधिसूचनाओं के बीच फंस गई है, असम 1933 की अधिसूचना को फॉलो कर रहा है, मिजोरम 1875 को फॉलो करते रहना चाहता है। इसका कोई समाधान क्या केंद्र के पास अभी होगा? कुछ ऐसा कोई रास्ता नजर आ रहा है? ये सब प्रसंगहीन है। अभी सवाल ये है कि दो राजनीतिक नेतृत्व जो समान विचारधारा के मिजोरम में और आसाम में, बिल्कुल, उनके रहते ये बात क्यों उठी, समस्या क्यों बनी, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उनके जो हम सफर है दिल्ली में बैठे, उनकी बात है। और खासकर जो वो गुजराती वो गृह मंत्री गए थे 2 दिन पहले, उनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं कर पाए, वो तो एक पहलू है। लेकिन 24 घंटे के अंदर 24 घंटे से हल नहीं होती है। बांग्लादेश मुसलमान समस्या हल कर पाए हम लोग कलकत्ता में? आज रोहिंग्या वाले आके मेरे लखनऊ में आकर चलिए, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी विक्रम जी, मुझे मजबूरी है मेरी सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जिस फैक्टर की बात, बांग्लादेशी कनेक्शन की बात या फिर रोहिंग्या कनेक्शन की बात, जिस बात का जिक्र अभी विक्रम जी करते नजर आ रहे हैं, उसी पर चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है सालों से ये जो असम मिजोरम सीमा विवाद चलता आ रहा है, जिसके बाद खूनी संघर्ष का मामला देखने को मिला सोमवार के दिन। कब होगा ऐसे में इस समस्या का समाधान? क्या समाधान के लिए हिंसा ही आखिरी रास्ता है? किस राज्य ने किसकी जमीन पर कब्जा किया है, कैसे डिसाइड होगा? आजादी के 74 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये बवाल सुलझा क्यों नहीं है? सीमा विवाद में आम लोग कब तक परेशान होते रहेंगे और क्या केंद्र अब निकाल पाएगा इस विवाद का समाधान? आज इन्हीं तमाम सवालों के ढूंढ रहे हैं हम जवाब। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले विक्रम जी, आपने जिस तरह से बांग्लादेशी कनेक्शन का जिक्र किया था, मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि असम मिजोरम सीमा विवाद में क्या बांग्लादेश का, क्या रोहिंग्यास का, क्या बढ़ती मुस्लिम आबादी का कोई कनेक्शन है या नहीं? ये स्वाभाविक है। आप पूरा देख लीजिए। अगर फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति हुए थे, पहले मुख्यमंत्री थे वो आसाम के, मोइनुद्दीन चौधरी थे मुख्यमंत्री आसाम के। कितने लोग आए बांग्लादेश से भारत, या तो रपट आ गई इन सबकी, सब सरकारी दस्तावेज है, अभी नहीं, नरसिंह के जमाने की रपट है सब चीजें। मुझे सिर्फ ये यहाँ ये कहना है, हमारे बड़े विद्वान साथी लोग हैं तीनों, मैं वो बात यही कहूँगा जो लोग जानते हो। मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें कहनी है। पूर्वोत्तर भारत का, सीमांचल भारत का एक दुर्भाग्य रहा है। वेरियर एल्विन वहाँ बहुत बड़े थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था, वेरियर एल्विन नाम याद रखिए, ईसाई मिशनरियों ने पूर्वोत्तर को भारत से काटने की साजिश रची। एक पादरी था, उसको नेहरू ने बाद में निकाल दिया भारत से, कि वो जबरदस्ती मतांतरण करा रहा था। ये सब नेहरू से बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें तथ्य पर है, डॉक्यूमेंट पर है। यहाँ मेरा एक सवाल है अपने साथियों से, हर पत्रकार से, खासकर आसाम के, विकास की गति क्यों रोक दी आसाम में, क्यों आगे नहीं बढ़ी? अभी हमारे एक साथी ने कहा सड़क नहीं, अरे सड़क छोड़िए महाराज, हमारे जब लाल ये बिन बिल्ला पकड़ा, सॉरी क्या नाम उसका, वो जो आतंकी था बंदा पाकिस्तान से पकड़ा गया, बिन लाडेन, काम नहीं करता है। वो जी पूर्व पत्रकारों को भुगत रहे हैं वो सब लोग इस कमी की वजह से। सिर्फ राजेश पायलट था, इस कमी की वजह से सिर्फ राजेश पायलट था एक आदमी जिसे ईमानदारी से जब मंत्री था उसने कोशिश की थी पूर्वांचल सुधारने और काफी सुधारा। मैं एक चीज अपनी बात कह दूं लोगों से आखिर में, कि मणिपुर छोड़िए, अब ईसाई इलाका हो गया है मिजोरम, असम, बोडोलैंड अलग है,
मणिपुर भारत का हिस्सा था, अर्जुन का ससुराल था, वहीं से बब्रुवाहन पैदा हुआ, राजपूत लोग थे वहाँ। राजपूत जी मणिपुर में क्यों कुछ भारत कहना का चाह रहे हैं, विरोध एक हो रहा सेकंड। है और होता रहा है। ठीक है गौर कीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी, मणिपुर आपका रिएक्शन। राजपूतों का इलाका है, ठीक है। क्षत्रियों का इलाका है। ठीक है, आती हूँ सर। रवि पाराशर भी इंतजार करें, पहले सुरेंद्र राजपूत जी। विक्रम राव साहब हमारी रिश्तेदारी भी है वहां। मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ विक्रम राव साहब से एक चीज की उम्मीद कर रहा हूं जी। कि 1875 में क्या हुआ, 1933 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, ये तो सब जानते हैं, हो चुका है जी। 2014 से 2021 में ऐसा क्या हुआ कि ये खूनी संघर्ष हो गया आसाम के और मिजोरम के बीच में? क्या अब तक ऐसा खूनी संघर्ष हुआ था? मेरा सिर्फ इतना है कि ये 2014 से 2021 के बीच में, हाँ। और जिसको आपने भी गुजराती होम मिनिस्टर का बिल्कुल सही कहा, आखिर कारण क्या थे कि 2 दिन पहले वो गए वहां पर और उसके बाद 7 लोगों की लाशें गिर गई? ये प्रायोरिटी एरिया बताते हैं, है नहीं। इस पर अगर आप कहेंगे तो आप बहुत वरिष्ठ हैं, बड़े पत्रकार हैं, जवाब देना चाह रहे हैं विक्रम जी, जवाब देना चाह रहे हैं। 300 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, सुन लेते हैं। सवाल तो वाजिब है विक्रम जी कि कई सौ साल पुरानी बातों को अब उठाने से कोई फायदा नहीं है। ताजा स्थिति जो है उस पर क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर बात होनी चाहिए। हाँ बोलिए सर विक्रम जी। शिल्पा एंकर के ये माने नहीं कि आप हमारी संपादक बोलिए हो सर। गई हूँ, आप एंकर है, संपादक हाँ बोलिए नहीं। सर, बोलिए। आप आप ये सुनिए, आप जी। ये जो कह रहे 2014 से 19 का, हाँ अरे महाराज आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे। 1947 से 2004 तक पूर्वांचल असम भारत की सेना संभालती रही। जवाहरलाल नेहरू ने सेना से सैनिक हल निकाला। लोहिया अकेले थे जो जेल गए, वहाँ कई बार लड़े और उसे कहा कि नहीं आजादी हिंदुस्तान का हिस्सा है, समझिए आप। वरना नेहरू ने बिल्कुल ही अरे भाई सैनिक आप फिर से बना दिया था। 1947 से सिर्फ लोहिया 2004 को जाता है, हम में सब आपकी हिम्मत क्यों चलिए, नहीं ठीक होती है। 2014 से 2021 की बात करने की? आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती? क्या डरते हैं ब्रजेश मिश्रा के तरीके से छापा पड़ जाएगा आपके यहाँ? आपके यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा विक्रम राव साहब, आप चिंता मत कीजिए, डरिए मत। आप कहिए उनको कि आज की डेट में ये जिम्मेवार है, एनडीए सरकार जिम्मेवार है, भाजपा जिम्मेवार है, वाजिब बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, बात कीजिए ना, कहिए ना सीधे आप ऐसी बात कि विभाजनकारी नीतियां जिम्मेवार है। चलिए ठीक है। रवि पाराशर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और इस समय सबसे ज्यादा जवाबदेही बीजेपी की ही है, क्योंकि तीनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है। इससे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन भारतीय जनता पार्टी के पास और हो ही नहीं सकती। तो कम से कम अब तो विवाद की उम्मीद की जा सकती है। रवि जी, देखिए शिल्पा, किसी भी विवाद का हल होता है और लोकतांत्रिक विचारों में तो बातचीत के जरिए होता है। हाँ सवाल यह है, लेकिन समस्या के मूल को भी अच्छी तरह से जब तक हम नहीं समझ लेंगे तब तक उसके स्थायी हल की, स्थायी समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। के विक्रम राव अगर इतिहास पर रोशनी डाल रहे हैं तो उसको समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना अधीर, इतना आतुर नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो बीच में खामखा टोके। समस्या की प्रकृति, समस्या की प्रवृत्ति को समझे बिना। और देखिए एक चीज, जहां तक 2014 से 2021 तक की बात सुरेंद्र जी बार बार कह रहे हैं, हर चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि पानी आपने चूल्हा गैस का ऑन किया और उस पर रख दिया और एकदम से वो उबल जाता है। वो टेम्परेचर के हिसाब से, दिशा काल परिस्थितियों के हिसाब से चीजें, सुन लीजिए, दिशा काल परिस्थितियों के हिसाब से चीजें यही चाहते हैं। सुन लीजिए, आप लोग पहले इतिहास में जाना चाहते हैं सुरेंद्र जी, मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं, वर्तमान में बात कर रहा हूं। और आप लोग अधीर विडंबना ये है, ना आपको इतिहास की बात सुननी है, ना आपको वर्तमान की बात सुननी है। कोई काम नहीं। विडंबना सुरेंद्र जी यही है कि ना आप राहुल इतिहास जी, की आ रही बात हूं सुनना आपके पास, चाहते हैं, आ रही हूं, जवाब ना आप आप ही को दे रहे हैं। वर्तमान की बात सुनना चाहते हैं। एक एक करके। देखिए कोई भी समस्या हो, आप सब कि ठीक लोगों है, को सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता सवाल सत्ता की चाटुकारिता का नहीं है सुरेंद्र जी। सवाल सवाल वस्तुस्थिति का, सवाल वस्तुस्थिति का वस्तुपरक विश्लेषण करने का है। सत्ता की चाटुकारिता या विपक्ष की समालोचना का नहीं है। हिंदुस्तानी मरे हैं
और ये नरेंद्र मोदी के भाई, शासनकाल में मरे आप हैं। किसी इसी में चीज किसी को- एक में कांग्रेस की सरकार होती आप तो किसी लोग चीज को राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे होते। सुनने का धैर्य तो राष्ट्रपति रखिए। शासन की मांग कर रहे होते। मैं वही कह रहा आप लोगों हूं को कि शर्म इस नहीं समस्या आती? का समाधान, हमें तो सुनने की पूरी ताकत है इस साहब। समस्या का जनता ने समाधान सुना दिया है हमको, भाई, लेकिन कमाल है। आप लोगों को शर्म ठीक नहीं है, रही। सुन लेते हैं सर। कमाल आप लोग है। नहीं सुन मान लेते सकते हैं। राष्ट्रपति शासन। आप लोग नहीं कह सकते अमित शाह कमजोर गृह मंत्री है। आप लोग नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी जी का कमजोर शासन है। सुरेंद्र जी, हिम्मत नहीं है। राष्ट्रपति शासन की बात हिम्मत अगर आप नहीं है करेंगे आपकी। तो कांग्रेस सरकारों ने ही देश में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया है, वो भी याद रखिए। अरे बिल्कुल मैं किया है। आपसे अब उस आपकी गलती को आलोचना भुगत नहीं रहे। करना चाह रहा हूं। मैं कम से कम मैं अपनी बात तो रख लूं। मैं अपनी बात तो रख लूं। अभी यहीं पर असम में कांग्रेस की सरकार होती, पराशर जी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप और के विक्रम राव दोनों राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे होते। देखिए, हाइपोथेटिकल कंडीशंस में आप अपने आप शब्द क्या हमारे बात मुंह में करते मत हैं? डालिए। इतना दोहरा मैं जो रवैया- कहना चाह रहा हूं वो सुन तो लीजिए इतना यार। दोहरा रवैया। मैं तो असम और मिजोरम से इतना ऊपर दोहरा उठ के रवैया बात करना चाह रहा हूं। मैं कि असम कांग्रेस और पार्टी मिजोरम तो से सिमट चुकी है। देश के अपने फेडरल विनाश के स्ट्रक्चर पर जो इस अंतिम समय चरण हमें जो विनाश के आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाना है। बड़े उम्मीद लगाए हुए थे कि असम में अरे कमाल है। चलिए आप- ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह को मामले में दखल देने के लिए दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राहुल त्रिवेदी जी, ऐसे में जाहिर तौर पर अब सबसे ज्यादा जवाबदेही आप ही की बनती है। सर, उम्मीदें भी अब आप ही से लगी हुई है। अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दीजिए, अब आगे क्या होगा, क्या रणनीति है आपके पास, क्या आप लोग करने वाले हैं, आप कैसे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें समझाएंगे, इस पर जवाब दीजिए। शिल्पा जी, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार के नाते, और असम में हमारी सरकार है, मिजोरम में भी हम सहयोगी हैं सरकार में, उस नाते ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले का हल हर 100% निकाला जाए। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि बहुत जल्दी इसका परमानेंट, हम बबूल रोकने वाले लोग नहीं हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप फिर घमंड कांग्रेस में पर चले गए। पार्टी राहुल है, त्रिवेदी, ये कांग्रेस- आप अपने मैं आप नहीं पर कह रहा हूं रहेंगे, कि- आप मिजोरम और असम की सरकार पर रहेंगे सर। आखिरकार मैं ये वही जो कह रहा तस्वीरें हूं, सामने मैं- आई, खूनी संघर्ष हुआ, शिल्पा जवानों जी, की मौत शिल्पा हुई, जी, नागरिकों की शिल्पा जान जी, खतरे में हमारी- पड़ी। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों या देश के राहुल आंतरिक जी, मुद्दे हों। आज देखिए, दोनों जगह बीजेपी आज की उग्रवाद- सरकार है, दोनों जगह कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे? आप इस बात को स्वीकार करेंगे? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर दोनों राज्यों में फेल हुई है। उसका नतीजा ये जवानों की मौत हुई, आम नागरिकों की जान पर खतरा बना, और आगे भी बन सकता है, क्योंकि फिलहाल तो विवाद का कोई हल निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से उग्रवाद से हमने लड़ा है, आंतरिक सुरक्षा में आप देखिए, आंतरिक सुरक्षा में आज देश के अंदर में जो आए दिन आपको बम ब्लास्ट मिलते थे, कभी पुणे में, कभी राजस्थान में, कभी दिल्ली में, कभी गोवा में, हर जगह आज वो चीजें खत्म। इस दिल्ली में बस के अंदर लिखा होता था कि आपके सीट के नीचे बम हो सकता है, आप उससे बचिए। आज वो कहां गया? सर, मुद्दे पर आते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बम ब्लास्ट तो छोड़ दीजिए सर, यहाँ पर मशीन गन जो राज्य की सीमाओं पर चली है, जिस बात का जिक्र यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं, मामला गंभीर होता जा रहा है। आप लोगों की सरकार है दोनों राज्यों में, क्यों आप दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करके समझा नहीं पा रहे हैं? और इन लोगों ने ही बबूल रोपे हैं, पूरे देश में बबूल के कांटे लगाए हैं, और वही बबूल के कांटे आज लोगों के पांव चुभ रहे हैं। आज वही परिणाम है असम और मिजोरम का विवाद भी। अच्छा चलिए, अब आपको तो मौका मिला है ना, आप साबित करके दिखा दीजिए, आप साबित करके दिखा दीजिए। सर, आप लोगों से उम्मीदें हैं ना, आप बस मुझे ये बताइए, विश्वास तो आप दिला रहे हैं, आश्वासन भी आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं ये खोखला साबित ना हो जाए, क्या रणनीति है? क्यों आपके दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बात सुनने को तैयार नहीं है अमित शाह की? अमित शाह दौरे पर गए थे ना, कहा जा रहा है ना मीटिंग हुई है, बैठक हुई थी, मामले को सल्टाने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या? दौरे के तुरंत बाद ऐसी तस्वीरें क्यों? ये विश्वास है, मैं आपको देता हूँ, ये आश्वासन नहीं है। आश्वासन देते होंगे, सारी सरकारें देती होंगी आश्वासन, जिसपे आज देश खोखला बन गया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी सीमा विवाद है, ये सिर्फ मिजोरम और असम के बीच में नहीं, वहां पर बाकी 4-5 राज्यों के साथ भी असम के विवाद हैं। उन सारे विवादों को, वो तो अगर खूनी संघर्ष ना हुआ होता, जवानों की मौत ना हुई होती, आपका ध्यान इस विवाद की तरफ जाता ही नहीं, चुनावों में बिजी रहते। खूनी संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस मसले का 100% निदान दिया जाएगा। कल के डेट में ऐसी कोई भी घटना
एक पत्थर भी नहीं चलेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी विश्वास दिला रहे हैं, एक पत्थर भी अब आगे नहीं चलने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी करके कितना दिखाती विश्वसनीय है और हमने करके दिखाया है। हमने पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर ये करके दिखाया है। सुरेंद्र जी, बोलने नहीं देते। अब हमें उम्मीद है भारत की सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपनी केंद्र की सरकार से, असम की सरकार से और मिजोरम की सरकार से बिल्कुल यही उम्मीद है कि एक भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, शांतिपूर्ण हल होना चाहिए। सच बात यह है कि वहां चुनाव की राजनीति के लिए रक्त रंजित क्रांति वो बात नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि दोनों राज्य शांतिपूर्ण तरीके से रहें और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चाहे किसी भी दल के हों, उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोग ट्विटर पर ना खेलें, एक दूसरे से मिलें। नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब ये लोग मिले थे तो विवाद का हल कर लेते थे, दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। आज भी ये ट्विटर पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं। ये ब्लेम गेम बंद करें। भारत सरकार की और असम सरकार की और मिजोरम सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं कि ट्विटर खेले। इनका काम करना है, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम है, लेकिन समस्या का हल करना सरकार का काम है और सरकार को यह काम करने चाहिए। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी भी है, सरकार का कर्तव्य भी है। अगर आप ये काम करेंगे तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करेंगे, इसीलिए आप सरकार में हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो मौका दिया। ट्विटर पर जिस तरह से वो एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे, जिस तरह से भिड़ते नजर आए, मौका किसने दिया? केंद्र सरकार के फेलियर का सवाल यहां पर किसने उठवाया? राहुल त्रिवेदी जी। जी शिल्पा जी, एक बार फिर मैं सुनना चाहूंगा। मैंने ये पूछा आपसे कि मौका किसने दिया? क्या यहाँ पर अमित शाह को पहले ही दोनों से बात करके मामले का कोई समाधान नहीं निकाल लेना चाहिए था कि कम से कम ट्विटर पर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ वो लोग भड़कते तो ना, कम से कम ये मौका तो ना मिलता विपक्षी दलों को आप लोगों के ऊपर सवाल उठाने का? ये मौका दिया किसने? आपने ही तो दिया। नहीं, अगर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तभी हम बहस कर रहे हैं। और ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो केंद्र सरकार के तरफ से जो निर्णय लिए जाएंगे, दोनों राज्यों की तरफ से जो इसमें सहमति बनाई जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा कि ये मामला 47 से और 1875 से लेकर चल रहा है 1935, इनफैक्ट 1995 में भी इस पर कई सारी चीजें कही गई। नो मैंस लैंड बनाया गया। तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं असम के और 3 डिस्ट्रिक्ट जो मिजोरम के हैं, उनके बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए कोशिश नहीं होगी। इस बार समाधान निकाला जाएगा और ये समाधान जनता के सामने, मीडिया के सामने और पूरे देश के सामने होगा कि किस तरह से असम और मिजोरम के बीच में एक सामंजस्य बन चुका है, किस तरह से वो सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है। और कल एक पत्थर भी नहीं चलेगा, ये मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये विश्वास पिछले 6 साल में जिस तरह से एक एक करके देश की समस्याओं को या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सुलझाया है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, उग्रवाद का मुद्दा हो, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सरकार ने वो करके दिखाया है। राम मंदिर का मुद्दा हो, हर मुद्दे जिसे सिर्फ और सिर्फ अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा चरित्र था। कितना विश्वास किया जाए बीजेपी के इस दावे पर? समाधान ढूंढना। राहुल जी कह रहे हैं एक पत्थर तक अब नहीं चलने दिया जाएगा, जो भी विवाद है सुलझा लिया जाएगा। कितनी उम्मीद है सर? विक्रम जी। भाई, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन कह रहे हैं ही मतलब गवर्नमेंट, भारत सरकार के नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं जी, तो कुछ जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। विश्वास करना चाहिए, पहले ही हम तो फैसला कर दे। देखिए 2-3 दिन इंतजार करें, फिर कहीं न कहीं से मुलाकात होगी, पूछेंगे। यानी कि लग रहा है तकरीबन सालों पुराना ये मामला अब फिलहाल सुलझाया जा सकता है, अगर वाकई में सुलझाने की इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो। कंडीशन अप्लाइड यानी कि। विक्रम जी। ये सही कह रहे हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य और संकल्प तभी हो जब सामर्थ्य हो, तो तभी सफलता मिलती है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा आपके मार्फत अपने कांग्रेस के अधिवक्ता से कि ये लाभ मत उठाइए। इस तरह का आपका रिप्रेजेंटेटिव आप अपियर हो रहे हैं जनतंत्र टीवी पर, इसका लाभ मत उठाइए किसी पे व्यक्तिगत लांछन लगाने के लिए, क्योंकि फिर हर पार्टी का, हर प्रवक्ता का इतिहास होता है, कई चीज़ें बोली जाती है।
जहाँ तक हो सके ये सतह होनी चाहिए, एक स्तर होना चाहिए बहस का। मेरे आपसे यही आग्रह है, ये प्रार्थना है कांग्रेस के प्रवक्ता से। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत किसी का डर नहीं है, अमित शाह मोदी का मुझे डर नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अमित शाह मोदी से मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत तंज से बचा जाना चाहिए। अगर नहीं डर, हाँ बिल्कुल, हमने कोई अगर व्यक्तिगत रंज इनका विक्रम राव साहब को लगा हो तो गलतफहमी में है ये। हमने तो बल्कि इन्हीं के पक्ष की बात की। हमने तो ये कहा कि क्या आप डर रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा की तरीके से छापे पड़ जाएंगे? आपके पास तो कुछ नहीं है, ये हमने कहा था पूरी बात। लेकिन आप लोग अमित शाह को और नरेंद्र मोदी की सरकार को कहने से बच रहे हैं जो आपके चरित्र के खिलाफ है। यही कांग्रेस की सरकार होती तो आप उछल उछल करके बोल रहे होते। मेरा सिर्फ इतना कहना है, और इस बात से मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप लोग लांछन लगाने में माहिर लोग थे, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में लगा नहीं रहे। ये चरित्र के मुखालिफ आप काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन, हिंदुस्तान के अखबार के मालिक के समर्थक है ये लोग। हम जानते हैं, हम श्रमजीवी पत्रकार लोग, क्या जहाँ रेट पड़ा है, अरे बिल्कुल है समर्थक, तो आपको क्या दिक्कत है? हो जाती है, कितने लोगों का ट्रांसफर किया, कितनों का हरासमेंट किया। हम हमारे साथियों को इन लोगों ने निकाल के ट्रांसफर किया गुवाहाटी और वहाँ। अरे मुझे पता है, आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी। फिलहाल ये सीमा विवाद और इससे सुलझाने की जो कोशिशें की जा रही है, क्या लगता है कितनी उम्मीदें लगाई जाए? जिसने प्रेस के ऊपर तारे लगवा दिए हो, वो पार्टी के लोग ऐसी बातें कर रही है तो शर्म आती है। राहुल जी शिल्पा जी सुन लीजिए सर, दूसरों को भी सुन लीजिए। रवि पाराशर से मैंने सवाल किया है, जवाब ले लेते हैं। फाइनल कमेंट सर। पूर्वोत्तर का ये जो विवाद है और इससे जुड़े हुए तमाम जो संबद्ध विवाद हैं, उनका समाधान निकलना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल निकलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ये जो विवाद का चरम इस तरह से सामने जो आया है, अब मुझे लगता है कि इस दिशा में केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारें और पूरा पूर्वोत्तर मिलकर के नए सिरे से पहल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज मैं जो कहना चाह रहा था, सुरेंद्र जी विवाद में उलझ गए बीच में, मैं ये कहना चाह रहा था कि देश के संघीय फेडरल स्ट्रक्चर को जिस तरह से चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो या केंद्रीय IAS IPS की सेवाओं को लेकर चीजें हो, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों की जांच को लेकर और राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बातें हैं कि दिल्ली और हरियाणा के बीच, उधर साउथ में कावेरी जल विवाद। तो एक लोकतांत्रिक भारत को इस तरह के सारे विवादों को एक एक करके मुझे लगता है कि सुलझाया जाना चाहिए। बहुत सारे विवाद आप जानती हैं, कावेरी जल विवाद और बहुत सारे जल विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जनता का बहुत सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में पैरवियों पर खर्च होता रहा है आजादी के। और पैसे की तो छोड़िए, अब तो लोगों की जान तक जा रही है। तो कम से कम ऐसे विवादों पर कोई ना कोई लगाम लगनी चाहिए, हल निकलना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी। अब फिलहाल कितनी उम्मीदें, क्या कुछ होना चाहिए वहां दोनों राज्यों की जो जनता पिस रही है, उन्हें राहत मिल सके, उन्हें आराम मिल सके, उनकी जान खतरे में ना पड़े? देखिए, मैं आपसे सहमत हूं शिल्पा। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार को और दोनों राज्य सरकारों को, चाहे वो किसी दल की हो, ये पूरी जिम्मेवारी से काम करना चाहिए, और ताकि लोगों की जन धन की हानि ना हो। पुलिस पर्सनल दोनों तरफ के हमारे हैं, हमारे ही लोग हैं। उन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके की उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। आपस में ये बात करके इस विवाद को हल करें ताकि वहां पर शांति लौट सके। बिल्कुल, और ये बातचीत के जरिए ही संभव हो पाएगा। और इससे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन भला क्या हो सकती है? हर जगह बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में उनके लिए काफी हद तक ये आसान हो सकता है अगर वो चाहे तो। रवि पाराशर, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत फेवरेबल आपने बताया कि पॉलिटिकल सिचुएशन फेवरेबल है। ठीक है। और मैं तो आगे बढ़ के फिर कहूंगा कि न केवल मिजोरम और असम के बीच ये जो एक चिंगारी भड़की है एक पर्टिकुलर विवाद को लेके, बल्कि पूर्वोत्तर के जितने जमीन के विवाद हैं वो सब भी सुलझने चाहिए। ठीक है, विक्रम राव साहब, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। सहमत आपने शिकायत में आसान है, वो एंटी गांधी विरोधी बात है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं।
राहुल त्रिवेदी जी, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते कैसे आश्वस्त करेंगे सर, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि अब ऐसा कोई खूनी संघर्ष जैसा मामला वहां पर नहीं देखने को मिलेगा, समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा? अमित शाह से, पीएम नरेंद्र मोदी से दखल देने को कहा गया है, कितनी उम्मीदों पर वो खरे उतर पाएंगे? जिस तरह से पिछले 7 साल के अंदर में धारा 370 को हटा के कश्मीर के मुद्दा हो, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, उग्रवाद का मुद्दा हो, इन सभी को सुलझाने का प्रयास किया गया और उसमें केंद्र सरकार सफल भी रही है। उसी तरह से जो भी नॉर्थ ईस्ट राज्य है उनके जो सीमा विवाद है, स्पेशली असम और मिजोरम के बीच में, उसे चूंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास भी है, सिर्फ आशा नहीं विश्वास है कि केंद्र सरकार की जो दखलंदाजी हुई है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसको हेड ऑन लिया है, कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को, क्योंकि पूरा देश निगाहें लगाए बैठा है, अस्थायी समाधान ढूंढ। चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या निकलेगा और कब तक निकलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर असम मिजोरम के बीच का ये सीमा विवाद जो अब खूनी संघर्ष तक पहुंच चुका है, जिसमें लोगों की अब जान जा रही है, जवानों की जान जा रही है, आखिरकार कम से कम अब तो असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करते हुए कोई ना कोई समाधान इस विवाद का निकालना चाहिए, ताकि आम जनता की जान पर ना बने, ताकि जवानों को इस तरह से शहीद ना होना पड़े। और ऐसे में अब केंद्र की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। देखने वाली बात होगी अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के दखल की जो मांग की जा रही है, उनके दखल के बाद क्या समाधान, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी निकाल कर लाती है, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।